फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जीबीसी 10 सोशल साइंस के सेक्शन डी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें हम याद रखें कौन कौन से हमें तरीके हैं जिससे हम उन क्वेश्चंस को याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो भी सेक्शन डी में पूछने वाले क्वेश्चन हैं लगभग सारी बातें करेंगे। यही फिलहाल हमारा पार्ट 1 है। हमने पार्ट 2 का भी वीडियो आगे बनाया हुआ है और उसमें जाकर के आप पार्ट 2 को भी देख सकते हो, जिसमें बाकी चैप्टर्स और उनके क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हम शुरू करते हैं कि हमारे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो एक पहला चैप्टर आता है, फर्स्ट चैप्टर हमने यूज किया है चैप्टर नंबर 17, जो हमारे 4 मार्क्स से पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 17 जो हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज पॉवर्टी, गरीबी क्या है, डिस्क्राइब बीपीएल और बिलो पॉवर्टी लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए, जो हमारा पेज नंबर 133 पर दिया हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि हमें सबसे पहले व्हाट इज पॉवर्टी, पॉवर्टी की मीनिंग बतानी है। ठीक है, अब उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे उन्हें 2 वक्त खाना नहीं मिल पाता है, उन्हें छत नहीं होती है, स्लम एरिया में तो गंदी जगह में रहना पड़ता है, उनकी इनकम उतनी अच्छी नहीं होती है, इनलिटरेट मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, न्यूट्रिशन फूड्स उन्हें खाने सही न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल पाते हैं, उन्हें बच्चों को कम उम्र में काम करना पड़ता है, और मल न्यूट्रिशन मतलब कि गंदे इलाके में रहते हैं जिससे उनकी बीमारियाँ होती हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या काम उठाए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है अंत्योदय फैमिली बनाई गई है, फिर फेयर प्राइस शॉप, ठीक है, फिर उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने के बहुत सारे काम किए गए। तो इस तरह के जितने जो पॉइंट्स हैं हम उसमें लिख सकते हैं और पूरे मार्क्स ले सकते हैं। फिर रीजन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण, तो गरीबी कारण सबसे पहले हम उसका मीनिंग दे सकते हैं। ठीक है, अभी देखो हम यहाँ पे फिलहाल एक बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में। तो एग्रीकल्चर फील्ड में क्या होगा कि हमारे पास जो मैक्सिमम किसान लोग होते हैं वो क्या होगा कि उन्हें एक बार खेती कर पाते हैं, फिर मौसम खराब में खेती नहीं कर पाते, तो उस समय क्या होता है एक तरह से वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड जो उनकी जहाँ जरूरतें हैं वो सब कर नहीं पा रहे हैं। फिर उनके लिए अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट, उनके पास दूसरा कोई एम्प्लॉयमेंट का साधन नहीं है, सही उन्हें नॉलेज नहीं है किसी चीज़ के बारे में, उनके डेप्थ उनके कर्जे के बारे में लिख सकते हो आप, इनलिटरेसी उन्हें सही पता जानकार मतलब पढ़े लिखे नहीं होते, वो नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो भी उन्हें पता नहीं होती है, और कैश क्रॉप मैक्सिमम क्या करते हैं वो कैश क्रॉप पे काम करते हैं। इससे क्या होता है कि जो बाकी जो न्यूट्रिशन जो चीज़ें हैं प्लांट्स हैं वो उगाते नहीं, जिससे क्या होता है उनकी ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ जाती है। मल्ट्रेशन वहाँ पे सफाई का व्यवस्था नहीं हो पाता है, और इससे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि अनाज की कमी हो रही है, तो अपने आप गरीबी बढ़ रही है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं रीजन ऑफ पॉवर्टी में। बाकी हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी फॉर पॉवर्टी एरिडिकेशन, मतलब गवर्नमेंट ने गरीबी को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, जो हमारे पेज नंबर 135 और 136 पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम उसका मीनिंग ले सकते हैं। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने क्या स्लोगन दिया है, ठीक है, और उन्हें क्या किया है, सबसे स्लोगन क्या था, गरीबी हटाओ। फिर रिमूव द डिस्पेसिटी ऑफ इनकम, उन्होंने क्या किया कि जो अलग अलग इनकम्स के सोर्स थे, मतलब कि किसी की इनकम ज़्यादा किसी की इनकम कम थी, उसे गवर्नमेंट ने बैलेंस करने की कोशिश की है। नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, और उन्हें क्या किया है, ट्राई किया है कि एग्रीकल्चर को किस तरह डेवलप किया जाए। उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई हैं एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, और साथ में क्या किया, लोगों के एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करने की पूरी कोशिश की है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। कहाँ किसमें, व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी ऑफ द पॉवर्टी एरिडिकेशन में। वैसे क्वेश्चंस और हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे चैप्टर नंबर हम 17 के और क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 17 के, जिसमें लिखा है व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्कस देयर टाइप्स, जो पेज नंबर 140 पे मिलेगा आपको। फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं, इसका आंसर आपको पेज नंबर 140 मिलने वाला है। तो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बेरोजगारी क्या है, उसके टाइप्स बताओ। तो आप सबसे पहले उसकी मीनिंग बता सकते हो, और उसकी जो 6 टाइप्स हैं उन 6 टाइप के नाम लिख करके सबका डेफिनेशन दे सकते हो। इस पूरा काम करने से आपको क्या पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगला लिखा हुआ है कि गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एफर्ट मेड बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ये पेज नंबर 141, 142, 143 तक में दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए क्या कदम उठाए। तो सबसे पहले आप बताना होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, किस तरह से वो प्रॉब्लम हमें समझाना पड़ेगा। अब उस प्रॉब्लम से क्या हो सकता है, जैसे कि अगर मान लो कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर आपके पास काम नहीं है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे आप कोई गलत काम उठा सकते हो, आपको कहीं ना कहीं से इनकम चाहिए, तो कुछ आप बहुत सारे एंटी सोशल या इन मॉडल एक्टिविटीज़ कर सकते हो। अब गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं, जैसे इन्होंने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किया हुआ है, लेबर इंटेंसिव मतलब कि ज़्यादा लोगों को काम देने की कोशिश की गई है, लोगों को बिजनेस करने के लिए लेस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा दिया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट और उनके लिए सुविधाएं दी गई हैं, जिससे क्या हो
कि वो अपने अनएम्प्लॉयमेंट तक इस पर काम कर सकें फील्ड के हिसाब से। और एजुकेटेड जो एम्प्लॉयमेंट है उनके लिए बहुत सारे केंद्र चलाए गए हैं, जो रोजगार केंद्र, जहाँ से उन्हें रोजगार मिल सकता है। अगला दिया है वर्ल्ड लेबर मार्केट, जो हमारे पेज नंबर, इसका आंसर हमें वो पेज नंबर 143 और 144 पे मिलेगा। ओके, सबसे पहले हम कर सकते हैं उसका मीनिंग ले सकते हैं। ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, माइग्रेशन। अभी मेरे को मीनिंग में क्या होगा, वर्ल्ड लेबर मार्केट हमारे पास क्या है कि लोग क्या करते हैं कि एक कंट्री से जाकर दूसरे कंट्री जाकर काम करते हैं, इसमें इसे बोलते हैं वर्ल्ड लेबर मार्केट। ठीक है, इसमें हर दूसरे देश का व्यक्ति दूसरे देश में आकर के काम करेगा और अपनी इनकम को जनरेट करेगा। इसमें माइग्रेशन होती है। इसमें वर्ल्ड लेबर मार्केट बढ़ने का रीज़न क्या होता है कि लोग अपनी स्किल को अपडेट करते हैं, एक्सपीरियंस को अपडेट करते हैं, जिससे क्या होगा कि वो अपना एक नया काम सीख सकें और अपने कंप्यूटर को एक चैलेंज कर सकें। साथ में इंटरनेशनल माइग्रेशन और क्या होगा कि बहुत सारे लोग क्या होंगे दूसरे देश में आके काम करने की कोशिश करेंगे, जिन्हें वहाँ पे ज़्यादा रोजगार मिल सके। फॉरेन एक्सचेंज, इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है कि अगर मान लो कि आप दूसरे कंट्री में काम करोगे तो वहाँ से जो पैसा है देश में आएगा, उस देश क्या होगा, देश की इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी। तो ऐसे बहुत सारे काम गवर्नमेंट को फ़ायदे होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे पास चैप्टर नंबर 17 के लिए हमारे पास स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। फ्रेंड्स, ऐसे हम जाते हैं अगले चैप्टर में। तो अगला चैप्टर हमें दिया हुआ है 21। ओके, चैप्टर नंबर 21 से भी क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर हमारे पूछा हुआ है कि वाई इज इट नेसेसरी टू हैव जनरल नॉलेज अबाउट लॉ। इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 177 पे। मतलब कि हमें अपने कानून के बारे में सिंपल जानकारी होना ज़रूरी क्यों है, तो उसका वो मीनिंग करना होगा। अभी इसमें मीनिंग के साथ में क्राइम, यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है क्राइम। तो क्राइम मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि अगर आपको पनिशमेंट दी जा रही है तो हमें पता होना चाहिए कि आपका क्या करने से आपको गलत काम करने से वो एक तरह से क्राइम है कि नहीं। अगर वो पता होगा तो आप उस काम को नहीं करोगे, या अनजाने कोई गलती आपसे नहीं होगी। और अगर आपको कोई गलती हो जाती है तो आप क्या करोगे, लीगल एक्शन ले सकते हो। फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, हमें क्या राइट्स दिए गए हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम उसे जान करके हमें किस लिमिट तक काम करना है वो जान सकते हो। और लीगल प्रोविज़न और उसके खिलाफ सही कार्रवाई भी करवा सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे पास हैं जिसमें लिखना होगा। पहला हमारा मीनिंग और उसके जो पॉइंट्स बन दिए हुए हैं वो लिखने हैं आपको। अगला है राइट टू चाइल्ड्स, बच्चों का अधिकार। ठीक है, पेज नंबर उसका आंसर मिलेगा 178 से 179 पर। सबसे पहले हमें बताना होगा कि राइट ऑफ चाइल्ड में क्या होता है, तो उसकी मीनिंग डाल देंगे। इसे कब लॉन्च किया गया था, ईयर 1992 में लॉन्च किया गया था। और देयर राइट्स एंड पॉइंट्स, उसके राइट्स क्या क्या हैं और उसमें किन किन पॉइंट पर डिस्कस किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें अगर हम सारे पॉइंट लिख सकते हैं, जिसमें उन्हें बच्चों को पढ़ने का अधिकार होगा, बहुत सारे राइट्स हैं जिसमें वो अपने उनके पेरेंट्स को पूरी जिम्मेदारी होगी कि उनके बच्चों की तरह से डिमांड पूरी की जा सके। ठीक है, और भी बहुत सारे काम होंगे जिसमें इसमें राइट्स में दिए जाएंगे। उन सारे पॉइंट्स जो हमें दिए हुए हैं इस पेज पर, पेज नंबर 179 पे, वो सारे पॉइंट्स को हम अपने हिसाब से जितना हो सकता कवरिंग कर सकते हैं। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। ओके, इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो बच्चों के साथ जो गलत व्यवहार किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, जिसका आंसर दिया है पेज नंबर 179 पर। ओके, प्रॉब्लम विथ चाइल्ड, अब बच्चों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनके बारे में डिस्कस करना है कि भाई इनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। अब ड्यूटी है, इसमें हमारी क्या ड्यूटी है या फिर पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है बच्चों के लिए, वो इसमें हम डिस्कस करना होगा। बिहेवियर, अब इसमें हमारा एक प्रॉब्लम है बिहेवियर। इसमें बच्चे के साथ अगर कोई मिस बिहेवियर करता है तो बच्चे उसमें क्या कर सकते हैं, या फिर उसका हम किस तरह उनकी हेल्प कर सकते हैं। हैरेसमेंट, अगर कोई बच्चे को परेशान कर रहा है, हैरेसमेंट बहुत टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, उनके बारे में कह सकते हैं। और सेफ्टिंग, अगर कोई इसी तरह का प्रॉब्लम को सफ़र कर रहा में प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसके लिए क्या कर सकता है वो। तो ये सारे पॉइंट्स हम इसमें लिख सकते हैं। अगला है रीज़न फॉर मोर डिमांड ऑफ चाइल्ड लेबर, ज़्यादा चाइल्ड लेबर की डिमांड क्यों है। इसका आंसर है पेज नंबर 180 पे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रीज़न फॉर चाइल्ड लेबर मतलब कि चाइल्ड लेबर किस तरह, उसके रीजन्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके चाइल्ड लेबर होने के रीज़न बहुत सारे होते हैं कि भाई अगर मान लो कि आपके घर में कोई आपकी इनकम कम है तो वो बच्चे अपने फैमिली बच्चे क्या करते हैं, काम पे भेजते हैं, जिससे जैसे चाइल्ड लेबर बस बनते हैं। या फिर कोई ऐसा बच्चा हो जो एक तरह से कोई पेरेंट्स ना हो तो वो भी चाइल्ड लेबर के लिए काम करता है। देखो अब इसमें फ़ायदे क्या क्या होते हैं। चीपेस्ट फैक्टर, मतलब ये सब जो चाइल्ड लेबर है वो सबसे सस्ते कम भाव में काम करने में, क्योंकि उन्हें सही नॉलेज नहीं होता और सामने वो जो उनसे काम करवा रहा है वो भी उनसे कहता है कि भाई तुम इतने कैपेबल नहीं हो, इसलिए तुम्हें कम रेट मिलेगा। तो इस तरह से उन्हें कंपनी को भी फ़ायदा होती है। अनऑर्गेनाइज जो कंपनी होती है वो ये सब काम ज़्यादा करवाती है, तो उस पर बताना है। फिर हजारत मतलब क्या होगा, इसमें हमारे पास उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो दी जा रही है।
फिर ईजिली अवेलेबल, अब क्या है जो चाइल्ड लेबर होते हैं वो ईजिली अवेलेबल मतलब कहीं पे भी मिल जाता है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम बहुत से रीजन्स होते हैं जिसमें क्या होगा कि भाई अगर बच्चे सुविधा नहीं हो रही तो अपने आप वो अपने बच्चे को काम पे भेजेंगे ही। फिर मोर ईयरनिंग, और उन्हें क्या होता है कि एक तरह से ईयरनिंग भी कम मिलती है। तो इन सारी पॉइंट्स को हम डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर, रीजन फॉर मोर डिमांड ऑफ चाइल्ड लेबरिंग में। इसके अलावा हमारे पास आगे क्वेश्चन आता है, लिखा है प्रोटेक्शन फॉर द एल्डरली एंड हेल्पलेस पीपल। इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 181 पे। ओके, हमें क्या क्या जो हमारे हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से एल्डर और हेल्पलेस पीपल के लिए खिलाफ मतलब खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, मतलब उनकी हेल्प के लिए कोई ना कोई काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानना है कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई जो एल्डर लोग हैं उनमें क्या करते हैं, उनके बच्चे उन्हें ज़्यादा उम्र होने के बाद उन्हें घर से निकाल देते हैं, या फिर बहुत से जैसे क्या होता है कि उनके बच्चे नहीं हैं तो उन्हें एक तरह से मतलब एक तरह से बाहर घूमना पड़ता है और वो उतने कैपेबल नहीं होते कि वो यहाँ से वहाँ जा पाए, तो उनके रिलेटिव उनकी हेल्प उतनी नहीं करते। फिर हेल्पलेस पीपल मतलब जो पता ही होगा जो थर्ड डिसेबल पीपल्स हैं या फिर जिन पर सुविधाएं नहीं हैं उनके लिए भी की जाती है। तो ये सब हमारी प्रॉब्लम्स हैं। अब डाटा हमें क्या करनी होगी कि जितने हमें डाटास दिए हुए हैं इसके अंदर उन सारे डाटास में हमारे पास किस ईयर में कितने हमारे पास चाइल्ड लेबर्स थे, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितने मतलब कि हमने अच्छे काम अपडेट करके डाटास लिखे हैं, तो सारे डाटास में वन कर सकते हैं। फिर ओल्ड एज होम पॉलिसी कब लाई गई थी, उनके लिए डेज मतलब एल्डर्स लोग के लिए कौन सा डे सेलिब्रेट होते हैं और हेल्पलेस पीपल कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं वो भी बता सकते हैं। और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं इसके लिए, उन पॉइंट पर भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट हम डाल सकते हैं इसके अंदर। अगला पॉइंट हमारे पास व्हाट इज करप्शन, स्टेप टू कर्ब करप्शन। ठीक है, करप्शन क्या है, करप्शन के बारे में सब जानते ही हैं। ठीक है, और स्टेप टू कर्ब करप्शन, करप्शन को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कदम उठाए हैं। इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 182 पर। सबसे पहले हमें मीनिंग देनी है करप्शन की, फिर हमें पता करना है कि कौन सा एक ब्यूरो बनाया गया है जो करप्शन को कंट्रोल कर सकता है। जैसे सेंट्रल एंटी बेरिक ब्यूरो बनाई गई है, ठीक है, और गुजरात में उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, और एंटी गुजरात हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर क्या दिया है गुजरात के लिए। फिर एंटी करप्शन एक्ट कब लाया गया। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमें क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन दी गई जिसमें क्या कर सकते हैं, हम किसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि भाई उसके खिलाफ अप्लाई भी कर सकते हैं। ब्लैक मनी एक्ट, और साथ में क्या होता है करप्शन की वजह से ब्लैक मनी भी जनरेट होती है, तो हम ब्लैक मनी एक्ट के भी मैं अपनी बात रख सकते हैं कि भाई हमारे साथ ये गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स को हमें इस पॉइंट को कवर करना है। अगला लिखा है लॉ रिगार्डिंग राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 फॉर चिल्ड्रन। इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 184 185